माधोपुर नाम के गांव में मनोहर नाम का आदमी अपनी पत्नी शोभा, 5 साल की बेटी रूही और 4 साल के बेटे मोनू के साथ रहता था। मोहन का अपना एक मटर का खेत था। उसके खेत के मटर बड़े ही मीठे हुआ करते थे, जो पूरे गांव में सबको बड़े ही पसंद आते थे। सभी उसी की मटर खरीदना पसंद करते थे। एक रोज, इस बार फसल बहुत ही अच्छी हुई है। इस बार अच्छी कमाई होगी तो मैं अपने पूरे घर की मरम्मत करवाऊंगा और घर में नया बिस्तर भी लाऊंगा, ताकि तुम्हें जमीन पर ना सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करें और हम अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा सके। सच कहा तुमने। बस थोड़ा पैसा और कमा लूं तो मैं एक बड़ा सा खेत खरीद लूंगा, फिर उसमें मटर की खेती और बढ़ा दूंगा, फिर अपनी मटर की फसल शहर में जाकर बेचूंगा। अच्छा, आज मुझे मटर की कटाई भी तो करनी है, तो मैं चलता हूँ। आज काफी सारी कटाई करनी है तो मैं भी खेत में आपके साथ चलती हूँ। मोहन और शोभा खेत चले जाते हैं। उसके खेत के बगल में ही उनके पड़ोसी राजेश का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में मटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो मोहन का खेत देखकर उससे जलता था। हम दोनों का खेत तो आसपास ही है, फिर इसकी खेत की फसल इतनी अच्छी और मेरी इतनी खराब। जरूर इसी ने कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। राजेश मन ही मन ये सब सोच ही रहा था, तभी वो देखता है कि मोहन के पास एक व्यापारी आता है। मोहन, इस बार तुम्हारे खेत की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। इस बार मुझे 100 किलो मटर चाहिए। अगर तुमने किसी और को कहीं बेचा है तो इसमें से 100 किलो तुम मुझे दे दो। ठीक है साहब, वैसे भी इस बार मेरे खेत में पूरे 250 किलो मटर की खेती हुई है। ठीक है, फिर 100 किलो मुझे भिजवा देना, और चाहिए होंगे तो बता दूंगा। ये कहकर सेठ जाने लगता है। तभी राजेश, सेठ जी, जरा मेरे खेत की फसल के मटर भी ले लीजिए। अच्छा, पहले टेस्ट तो करवा अपने मटर। जी, ये लीजिए। राजेश उसे मटर खाने को देता है, लेकिन जैसे ही सेठ उस मटर को चखता है तो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, माफ करना, लेकिन मैं तुमसे ये मटर नहीं खरीद सकता। ये तो बड़े ही बेस्वाद हैं। इसे तो मुझसे कोई भी ग्राहक नहीं खरीदेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ भाई। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी राजेश मोहन से, तुम्हारे कारण मेरी फसल की बिक्री नहीं हो पाई। हम दोनों के खेत आसपास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तूने जरूर मेरे खेत की फसल खराब करने के लिए कुछ डाला है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा और मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? बस बस, अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुमने ही कुछ किया है ताकि मेरे खेत की फसल खराब हो जाए और सब तुमसे ही मटर खरीदें। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी का बुरा किया है और ना ही कभी किसी का बुरा सोच सकता हूँ। राजेश भाई साहब, आप जो भी सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। इसके अलावा हमें अपनी सफाई के बारे में कुछ भी नहीं कहना है। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। चलिए जी यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। राजेश की बात सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। 3 दिन बाद मोहन सेठ जी को 100 किलो मटर बेच देता है, जिसके उसको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अभी भी उसके खेत की लगभग 150 किलो मटर बच जाते हैं। जब सेठ जी के खरीदे हुए मटर ग्राहकों ने खरीदे तो वो मटर ग्राहकों को बड़े पसंद आए, तो बाकी ठेकेदारों ने भी मोहन की बची हुई मटर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है शोभा, हमारे सारे मटर बिक गए। हमारी बची हुई मटर बिकने के भी ऑर्डर आ गए। अब मैं सोच रहा हूं कि बाकी की मटर बिकने के बाद मेरे पास जब सारे पैसे आएंगे तो उनमें से मैं कुछ पैसे राजेश भाई साहब को दे दूंगा, ताकि वो फिर से अपनी फसल उगा सकें। इस बार उन्हें फसल में नुकसान हुआ है तो उनके काम आ जाएंगे। लेकिन वो तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का जिम्मेदार मानते हैं और आप उन्हीं की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा, उसके बाद भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं। काश वो आपके मन के भावों को समझ पाते। भले ही वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे शोभा, लेकिन है तो वो हमारे पड़ोसी ही, तो हमें तो उनकी मदद करनी ही चाहिए। जहां मोहन राजेश के बारे में इतना सोच रहा था, वहीं राजेश के मन में तो उसके खिलाफ गुस्सा पनप रहा था। उस मोहन को बड़ा घमंड है ना खुद पर। अब मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा, उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। गांव में सबके सोने के बाद आधी रात को राजेश मोहन के उस गोदाम में जाता है और वहां आग लगा देता है। अब आएगा मजा। अगली सुबह जब मोहन गोदाम में जाता है तो देखता है कि गोदाम में रखी उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी फसल, मेरी फसल, मैं बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत
मेरी पूंजी सब खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद मोहन अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझाकर किसी तरह शांत करती है। आप हिम्मत मत हारिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से मेहनत करेंगे। हाँ बाबा, आप परेशान मत हो, भगवान जी है ना, वो सब ठीक कर देंगे। मेरी बच्ची। अगले दिन मोहन फिर से अपने खेत पर मटर के बीज बोने जाता है तो देखता है कि उसका खेत हरे भरे मटर की फसल से लहलहा रहा है। ये देख वो हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में मटर की हरी भरी फसल कैसे उग गई? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना? नहीं, ये कोई सपना नहीं है मोहन, ये हकीकत है। जरा यहाँ देख मोहन, मैं हूँ जादुई मटर। मोहन जब उस तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक जादुई बोलने वाली मटर खड़ी थी, जिसके दो छोटे छोटे हाथ पैर और दो आंखें भी थी। अरे, तुम कैसी मटर हो जिसके हाथ पैर भी हैं? मैं एक जादुई मटर हूँ और यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। सब्जियों के लोग से कुछ समय पहले मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कितना गलत कहा, लेकिन फिर भी उल्टा तुमने उसकी मदद के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने अपनी जलन के चलते तुम्हारी फसल में आग लगा दी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे नेक इंसान को इस तरह मुसीबत में नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। तो ये आग राजेश भैया ने लगाई। कोई बात नहीं, हरी मटर मैं चाहता हूँ जैसे तुमने मेरे खेत को हरा भरा कर दिया, ऐसे ही तुम उनके खेत को भी हरा कर दो। ये कहकर तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर उसके खेत में भी हरे भरे मटर की जादुई फसल की पैदावार कर देती हूँ। पीछे खड़ा राजेश ये सब सुन रहा था और उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा था। वो मोहन के पैरों में गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू बहुत ही नेक दिल इंसान है रे। मोहन ने उसे माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। अब उस दिन के बाद से कभी मोहन की जादुई मटर की फसल खत्म नहीं हुई और उसके मटर पहले से भी ज्यादा टेस्टी हो गए, जिससे उसकी बिक्री अब कई गुना बढ़ गई और कुछ ही समय में वो बहुत अमीर हो गया। अब उसने बड़ा सा घर बना लिया, साथ ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने डाल दिया। इस बार क्या सोचा है, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब मटर लगाई थी तब पता है ना क्या हुआ था? हाँ हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और फिर करोगे क्या इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनाएंगे और भरपेट क्या, जी भर खाएंगे और क्या। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी नंदिनी भी हंस दी। सर्दी का मौसम आने वाला था तो इस बार राम ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर राम फूला नहीं समा रहा था। नंदिनी, ओ नंदिनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है। अरे ये काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राम ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना नंदिनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मटरों के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या? हाँ है ना, एक बढ़िया सी साड़ी भी दिला देना मुझे। हाँ हाँ ले लेना, एक नहीं तुम 2 साड़ियां ले लेना इस बार तो। अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने संजोने लगे। दूसरी तरफ पूरे गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार राम की फसल बहुत बढ़िया हुई है। और फिर एक दिन राम के घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और कार से उतरा इलाके का विधायक राम अवतार सिंह। अरे विधायक जी, आप राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा है विधायक जी।
कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ विधायक जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, किसे बेचोगे अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है विधायक जी, जहां सही दाम मिल जाएगा वहीं दे दूंगा। अरे तो हम काय के लिए हैं, हमको दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 15 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर में तो इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो राम, मटर है, गेहूं नहीं, जो कई महीने संभाल लोगे। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। ठीक है विधायक जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। राम को दुविधा में छोड़कर विधायक वहां से चला गया और फिर उसके जाने के बाद क्या करूं नंदिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये विधायक हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है, हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और लोगों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है नंदिनी, रामावतार की मर्जी के बगैर कोई व्यापारी मेरी मटर नहीं लेगा, उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता। और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं? विधायक जी की नजर हमारी फसल पर है, तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। अच्छा सुनो, अब खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर, बड़ी भूख लगी है। पिछली बार राम ने अपने खेत में धान बोए थे और उस बार भी उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावलों की कमी नहीं थी। और जब इस बार मटर आई तो नंदिनी ने सबसे पहले मटर पुलाव बनाकर ही राम को खिलाया, क्योंकि मटर पुलाव राम को बेहद पसंद भी था। जब राम और नंदिनी खाना खा रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन बाहर निकलकर देखा तो पूरा गांव जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल रहे थे। बस एक राम का घर सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घरों से दूर था। राम खाना छोड़कर फौरन लोगों की मदद के लिए दौड़ा। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन गांव के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, विधायक जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरा गांव रामावतार विधायक के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने विधायक से अपनी परेशानी बताई तो विधायक ने उन सबको दुत्कार दिया। चलो अब क्या बस यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम, और भरपाई करूं मैं मतलब कि सरकार। गांव के लोगों को विधायक पर गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। तभी विधायक ने राम को आवाज लगाई। अरे राम, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी फसल तो ठीक है ना? हाँ जी, मेरी फसल तो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 16 रुपए ले लेना भाई, लेकिन अब जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? विधायक जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अच्छा तो क्या करेगा मटर का? है किसी और को मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। मैं चाहे तालाब में डाल दूं, पर आपको नहीं दूंगा अपनी मटर। रामावतार ने मजबूर गांव वालों की मदद नहीं की। इस बात से राम बहुत नाराज था। उसने विधायक से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते हुए उसने गांव के कई बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और फिर। नंदिनी, घर में कितना चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम गांव की औरतों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे गांव का कोई बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन फिर हम लोग। अपने बारे में बाद में सोचेंगे नंदिनी, फिलहाल गांव के बारे में सोचना है। नंदिनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी की रसोई में ढेर सारा मटर पुलाव पकता रहा और गांव के लोगों की भूख मिटाता रहा। पूरा गांव राम और नंदिनी को दुआएं दे रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे राम के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और राम और नंदिनी सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अरे मुख्यमंत्री साहब, आप मुझ गरीब के घर। राम राम साहब। अरे नंदिनी, ओह साहब, आप अंदर आइए। नहीं, यहाँ बैठिए साहब। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए, कलेक्टर साहब सारी व्यवस्था कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब तो कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से जनता की सेवा करें। यहाँ के विधायक की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और इस बार के चुनाव में तुम्हें इस इलाके से टिकट देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ सही मायने में विकास हो सके। सीएम साहब की बात सुनते ही गांव के लोग
सीएम साहब और राम की जय के नारे लगाने लगे। सीएम भी समझ चुके थे कि अब राम को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता राम के साथ थी। राम ने भी हाँ कर दी। और फिर सीएम साहब के जाने के बाद, सुनिए ना, जब आप विधायक बन जाएंगे तब तो मेरे लिए साड़ी ला देंगे ना? हाँ हाँ, इस बार पक्का।